यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा घणी खम्मा सा स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, बीएसटीसी 2020 के लिए हमारा जो बैच चल रहा है, इस बैच के अंदर आज हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की। ठीक है, ये जो टाइमिंग है हिंदी की क्लास रहने वाली है आज, और इस हिंदी की क्लास के अंदर आज हमारी हिंदी की भी तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने हिंदी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि हिंदी बनी कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है, उनको हमने समझा। अब हम भाई हिंदी की व्याकरण पे आ गए, तो व्याकरण वगैरह क्या होती क्या नहीं होती मैंने आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी बता दी थी। आज अब हम व्याकरण को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज साथियों हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन, दो भागों में उनको बांटा गया है। तो वो वर्ण विचार क्या होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ण विचार। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ वर्ण विचार। ठीक है, ये जो वर्ण विचार से हमने वर्ण विचार के अंदर वर्णों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन इसको सबसे पहले कहा किया जाएगा, इसकी परिभाषा वगैरह क्या होगी। तो देखिएगा वर्ण विचार किसे कहेंगे, ये वर्ण विचार होता क्या है। तो भाई देखिएगा साथियों, यहाँ से वर्ण विचार क्या होगा, वर्णों का शुद्ध लेखन। अब वर्ण क्या होते हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रखना है, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। इनके वर्ण के ऊपर विचार करना। ठीक है, वर्ण के ऊपर विचार करोगे तो वर्णों का विचार आप कैसे करोगे, वर्ण के ऊपर विचार कैसे करोगे, इनकी वर्णों का क्या करना। सबसे पहले तो आपको वर्णों का शुद्ध लेखन आना चाहिए कि किसको कैसे लिखा जाता है, वर्णों का शुद्ध लेखन। और शुद्ध लेखन के बाद क्या आना चाहिए आपको, उनका शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, उनको बोला कैसे जाता है। ठीक है, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण एवं फिर उनका शुद्ध प्रयोग आना चाहिए, एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, वर्ण विचार है। शुद्ध प्रयोग का ये परिभाषा आप साथ में लिखते रहेंगे। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना क्या है, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना साथियों क्या कहलाता है, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, इस परिभाषा को आप नोट कीजिएगा, वर्ण विचार। सबसे पहले तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे वर्ण भी किसे कहते हैं भाई। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। वर्ण विचार किसे कहेंगे, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। जो भी वर्ण है उन वर्णों का शुद्ध लेखन आपको आ रहा है, शुद्ध उच्चारण आ रहा है और शुद्ध रूप से उनका प्रयोग करना आ रहा है, और ये जो चीज़ें हम जिनसे सीखते हैं वो है वर्ण विचार। ठीक है, तो ये तो वर्ण विचार की परिभाषा हो गई। अब साथियों क्या करेंगे हम यहाँ पे, वर्ण होते क्या हैं, किस प्रकार से इनको बांटा जाता है, तो उनकी बात करेंगे। तो वर्ण, ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वर्ण, ठीक है, ये वर्ण अब है हेडिंग। ठीक है, तो ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनको बांटा गया है। तो साथियों वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, आप सबको बेसिक जीवन के अंदर पता होगा कि एक तो वर्ण होते हैं जिनको हम कहते हैं स्वर। ठीक है, ये वर्ण के दो भाग होते हैं। वर्ण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये वर्ण है, लेकिन सभी वर्ण है वो अक्षर होंगे, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। ठीक है, वर्ण जितने भी होते हैं वो उनको लिखा जाएगा वो अक्षर की तरह होंगे। अब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे जो भी लिखा है स व ये सभी वर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक को स्वर कहेंगे, दूसरे को व्यंजन कहेंगे। अब भाई स्वर क्या होते हैं साथियों, स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या स्वतंत्र होते हैं, क्या स्वर क्या होते हैं, स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाते हैं। स्वर है वो स्वतंत्र रूप होता है, स्वर के पास क्या होता है, अपना स्वतंत्र रूप होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। यानी कैसे, इनको बोलना है ना तो बोलते समय किसी अन्य वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ये अकेले ही काफी। आप इनको अ है तो अ को बोल सकते हो। ठीक है, अ को आप बोल सकते हो। जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं अभी बात करेंगे। व्यंजन, तो व्यंजन साथियों स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये चीज सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना। व्यंजन है वो व्यंजन क्या होगा, व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होता है, व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि स्वर है वो स्वतंत्र रूप होगा, ये स्वतंत्र होंगे। अब कैसे देखिएगा, स्वर के अंदर मैं मान लेता हूं यहां से आपके लिए क्या मान लिया, स्वर के लिए मैंने मान लिया अ, तो आपने फटाक से इसको बोल दिया, क्या बोल दिया, अ। ठीक है, बोला या नहीं बोला। लेकिन यहां पे मैं ले रहा हूं का, तो आप क्या अकेले का को बोल सकते हो, आप कहोगे हाँ का बोला तो है। भाई ये का बना किससे हुआ है,
क धन आ से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है का, तो ये आपने इसका प्रयोग किया या नहीं किया, स्वर का इसके अंदर प्रयोग किया या नहीं किया, स्वर की आपने हेल्प ली या नहीं ली, बिल्कुल आपने स्वर की हेल्प ली। यानी कि व्यंजन उन्हें कहेंगे वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, उनको बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे कहेंगे हम व्यंजन। ठीक है, अब आप कहोगे साहब इसके अंदर तो आपने हेल्प ली, ये तो अलग उच्चारित हुआ है, भाई ये कहाँ उच्चारित हुआ, ये किससे बना हुआ होता है, ये भी क धन अ से तो बना हुआ होता है। क अपन देखो, क बोल के देखो पीछे अ की ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि पीछे आ रही है नहीं आ रही है, और अ की ध्वनि आ रही है मतलब ये क्या है, स्वर है, अस्वर है, यानी कि ये स्वर से बना हुआ है। यानी कि ध्यान रखना, स्वर को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, अ है तो अ को आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हो, कैसे तोड़ोगे इसको भाई। लेकिन व्यंजन है तो व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है, इनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की क्या करनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इसी को डिस्कस करते हैं यहीं पे भाई, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसी को यहीं पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आगे का रूप भाई, और इसके अंदर क्या क्या बातें हैं उनको हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, स्वर है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप होता है, और व्यंजनों का स्वतंत्र रूप नहीं होता है। ये चीज़ें हमने अभी देखी थी। अब भाई देखो, और क्या इनकी परिभाषा लिखना चाहूँ तो क्या, देखिए परिभाषा लिखनी है तो भाई डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख देते हैं साथियों। देखिएगा परिभाषा क्या लिखना चाहूँगा मैं, पहले बात करते हैं हम स्वर की। ठीक है, कि स्वर की बात करते हैं, स्वर की परिभाषा की बात करते हैं। स्वर की परिभाषा को हम कैसे लिखेंगे, तो साथियों देखिए, वे वर्ण मैंने आपको बताया था, वे वर्ण जिन्हें, ठीक है अच्छे से साथियों लिखते रहिएगा, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी, ठीक है, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी, ठीक है, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि ये स्वतंत्र है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, स्वर है वो स्वतंत्र होता है, स्वर यानी स्वतंत्र, अन्य वर्ण की सहायता है वो नहीं ली जाती है। ठीक है, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो उन्हें तो क्या कहेंगे, स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि साथियों इनका क्या होता है, स्वतंत्र रूप होता है, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपका जो अ हो गया, आ हो गया, ये स्वतंत्र रूप में होते हैं या नहीं होते, अ आ ये स्वतंत्र रूप में होंगे या नहीं होंगे। ऐसे में एक दो एग्जाम्पल लिखूंगा, बाकी ये स्वर के बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको परिभाषा के तौर पर क्या याद रखना है कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे कहलाते हैं स्वर। कैसे बोलते वक्त सहायता नहीं ली जाती है मैं आपको समझा चुका हूं। अब बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन क्या होगा। तो व्यंजन के लिए मैं क्या परिभाषा लिखना चाहूंगा यहाँ पे, व्यंजन हम किसे कहेंगे, व्यंजन क्या होगा, तो साथियों देखिएगा, व्यंजन हम किसे कहेंगे, जिनके लिए उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होता है। तो देखिएगा, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, अब उच्चारित यानी कि उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है ये व्यंजन कहलाते हैं। तो आप कहोगे अब इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, तो साथियों इनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी कि इनके अंदर स्वर को ऐड किया जाता है। ठीक है, स्वर लगाए जाते हैं, यानी कि स्वर भी तो वर्ण है, तो अन्य वर्ण की क्या की जाती है, सहायता ली जाती है, अन्य वर्ण की इसके अंदर सहायता ली जाती है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ जानी चाहिए। व्यंजन किसे कहेंगे, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, और अन्य वर्ण की इसके लिए सहायता ली जाती है इनके उच्चारण से लिए, यानी कि ये क्या है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप नहीं होता है, तभी इसके अंदर दूसरा ऐड करके इसको स्वतंत्र करके बोला जाता है भाई। ठीक है, जैसे कैसे, क का उच्चारण कर रहा हूं मैं तो क प्लस अ बोल रहा हूं, इसके अंदर यहाँ पे अब देखिएगा क्या आ गया, ये क तो क्या है, ये क तो क्या है, ये क तो है व्यंजन। ठीक है, ये क तो क्या है, व्यंजन, लेकिन इसको अकेले हम नहीं बोल सकते थे, इसलिए इसके अंदर ऐड किया। क्या ऐड किया, अ, तो ये क्या है, ये स्वर है। ठीक है, वर्ण यानी कि दूसरे वर्ण की हमने हेल्प ली, किसके लिए, अ की। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे। अब भाई देखिए, ये स्वर व्यंजन के साथ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि अक्षर और क्या होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस इसी पे आते हैं। साथियों एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अक्षर शब्द आता है। ठीक है, ये अक्षर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेना बेरीकी से। ठीक है, बेसिक से देखिएगा, सभी वर्ण अक्षर है, सभी जो वर्ण है ना, ये वर्ण तो क्या है, सभी वर्ण अक्षर है, यानी कि
अ से लेके आपके गे तक के जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी स्वर व्यंजन सभी होते हैं, ये सभी अक्षर है। जिनको हम यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? अक्षर है। लेकिन साथियों सभी अक्षर होते हैं ना, ठीक है, ये सभी जो अक्षर होते हैं ये सभी अक्षर क्या? वर्ण नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से नोट करना। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सभी वर्ण हैं, ठीक है, सभी वर्ण क्या होंगे? सभी वर्ण हैं वो अक्षर होंगे, लेकिन सभी अक्षर क्या है? वर्ण नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना। सभी वर्ण अक्षर है लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वर्ण कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं तो ये अक्षर हुए या नहीं हुए? ये अक्षर हुए। लेकिन कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो न तो स्वर है और न व्यंजन है, ठीक है, यानी कि वो वर्ण के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे भी अक्षर है जिनको हम वर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे संस्कृत के बहुत से शब्द आ गए जिनका हिंदी में उल्लेख तक नहीं होता है, तो वो हमारे व्यंजन के अंदर नहीं आएंगे, वो अक्षर होंगे बट वर्ण नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यानी कि मैं यहाँ पे आपको नोट करके लिखा देता हूँ कि सभी वर्ण क्या होते हैं? सभी वर्ण क्या होते हैं? सभी वर्ण है वो अक्षर है। सभी वर्ण अक्षर है लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है, ठीक है। सभी अक्षर वर्ण नहीं है, ये चीज़ याद रखना। सभी अक्षर है वो वर्ण नहीं होते हैं। वर्ण अक्षर है लेकिन अक्षर वर्ण नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ आप कैसे याद रखो? वर्णाक्षर, वर्णाक्षर यानी कि वर्णाक्षर ये होता है भाई, ठीक है, लेकिन अक्षरावर्ण, अक्षर वर्ण नहीं होता है, यानी कि अक्षर है वो वर्ण नहीं होगा लेकिन वर्णाक्षर यानी कि वर्ण अक्षर होगा, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक बना लो और इसको याद रखो, ठीक है। कैसे नहीं होते समझा दिया कि जो भी आपके हमारे वर्णमाला के अंदर आते हैं हिंदी की, ठीक है, व्यंजन और स्वर, तो ये अक्षर हैं, इनको हम लिख सकते हैं। हालांकि जो भी हम लिख रहे हैं वो अक्षर है, यानी कि सभी जो हमारे वर्ण है वो तो अक्षर हो गए, लेकिन सभी अक्षर है ना, जिनको भी हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो ये सभी अक्षर है, ये अक्षर वर्ण में नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे आगे क्या चलना है। देखिए अब अक्षर कहेंगे किसी, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए कि ये अक्षर है, अक्षर की अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा किसे कहेंगे? तो साथियों वे सभी ध्वनियाँ जो उचित क्रम में बोली जा सकती है अक्षर कहलाती है। हम जो भी यहाँ पे चीज़ लिखेंगे, ठीक है, उनको अगर हम उचित क्रम के अंदर बोल रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उनसे, तो वो हमारा अक्षर है। यानी जिस भी चीज़ से हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अक्षर है। यानी कि साथियों प्रत्येक जो भी यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं ये सभी क्या होंगे? अक्षर होंगे, ठीक है। जिनसे हमें ध्वनि प्राप्त हो जाए, उचित क्रम की ध्वनि, वो अक्षर होंगे। यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है? परिभाषा के अंदर क्या लिखोगे? वे सभी ध्वनियाँ, अक्षर की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सभी ध्वनियाँ जो उचित क्रम में, ठीक है, वे सभी ध्वनियाँ जो उचित क्रम में, वे सभी ध्वनियाँ जो उचित क्रम में बोली जा सके, उचित क्रम में क्या हो सके? बोली जा सके। वे सभी ध्वनियाँ जो उचित क्रम में बोली जा सके, ठीक है, बोली जा सकते हैं नहीं, बोली जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। वे सभी ध्वनियाँ जिनको हम उचित क्रम के अंदर बोल सकते हैं तो उन सबको अक्षर कहेंगे। सभी अक्षर होते हैं, ठीक है। सभी वर्ण हैं हमारे, जितने भी हम क बोल रहे हैं तो क बोला, इसको हम उचित क्रम के अंदर बोल पा रहे हैं तो ये क्या है? अक्षर है, ठीक है। और वर्ण भी है, यानी कि सभी वर्ण हैं वो तो अक्षर के अंदर आएंगे, लेकिन सभी अक्षर है वो वर्ण के अंदर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ से अगर पता चल गई है तो अभी हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा अच्छा सा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आप सबको पता है? स्वर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, और वर्ण विचार के दो प्रकार हैं, एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। तो अब हम बात करते हैं स्वर की। स्वर को पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, जो भी दीर्घ स्वर होते हैं, मूल भाषा में कितने स्वर थे, कितने नहीं थे, जीभ, तालु, अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, यानी कि स्वर पूरा का पूरा खत्म करके फिर हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन, और व्यंजन पूरा पूरा खत्म होने के बाद हमारा वर्ण विचार यानी कि व्याकरण का पहला भाग कंप्लीट होता है, ठीक है। तो भाई देखिएगा आप क्या करने वाले हैं श्रीमान जी, हम स्वर की बात करने वाले हैं। तो साथियों जो हमारी मूल भाषा है, ठीक है, मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत, ठीक है। तो मूल भाषा में स्वर कितने हैं? टोटली अगर मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं तो मूल भाषा के अंदर स्वरों की संख्या होती है 13। अब ये यहाँ पे आंकड़े याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर हमारी जो सामान्य भाषा है हिंदी, इसके अंदर सामान्य भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 11। कितनी होगी? 11। चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ से जो भी बता रहा हूँ? मूल भाषा में स्वर 13 होते हैं, सामान्य भाषा में 11 होते हैं। तो भाई अब ये दो कौन से हैं जिनको मूल भाषा में है लेकिन सामान्य भाषा में नहीं गया है, जोड़ा गया? तो एक तो होता है अंग्य, ठीक है, अंग, और एक होता है अंग्य, ठीक है, ये दो है, ठीक है, अंगा, ठीक है, अंग और अह बोलते हैं हम तो इसको भाई, विसर्ग वाला और अनुनासिकता वाला, भाई अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। इनको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये क्या है भाई? ये अनुस्वार है। ये अनुस्वार है या नहीं है?
ये क्या है, अनुस्वार है। बिंदी क्या होती है, अनुस्वार होती है, ठीक है। और ये दो डॉट, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, नहीं कहते, इनको हम विसर्ग कहते हैं। तो ये साथियों संस्कृत के अंदर तो है लेकिन हिंदी के अंदर नहीं है। ये वो दो कौन से हैं, ये दो ज़्यादा कौन से हैं संस्कृत के अंदर, ये वाले दो ज़्यादा हैं। मूल भाषा में 11 ही क्यों है, जबकि मूल भाषा में 13 है, जबकि सामान्य में 11 है। इनकी मूल भाषा में दो ज़्यादा कौन से हैं, तो एक तो अनुस्वार है, ये बिंदी वाले को मैं अनुस्वार बोलूँगा, और ये जो दो डॉट है, जिसको विसर्ग बोलते हैं, ये विसर्ग ही कहेंगे। तो ये दो अलग है। अब इनको यहाँ पे क्यों कहा जाता है, हिंदी भाषा के अंदर इसको साथियों क्यों नहीं रखा गया, हमें उसका कारण भी तो चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे से तैयारी करनी भाई, नंबर लाने। तो साथियों इनको हिंदी भाषा में नहीं रखने का कारण क्या है, ये अयोगवा ध्वनियाँ हैं। ये कैसी ध्वनियाँ हैं, ये अयोगवा ध्वनियाँ हैं। क्या ध्वनियाँ हैं, कैसी ध्वनियाँ हैं, ये अयोगवा ध्वनियाँ हैं, जिनका कोई भी हमें काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है हिंदी भाषा के अंदर। अयोगवा ध्वनियाँ, अयोगवा का मतलब क्या होगा साथियों, देखिएगा इसका तोड़ो, इसको अयोगवा को तोड़ो, अधन योग धन वहा आएगा, क्या आएगा, अधन योग धन वाह। अब अ का मतलब अगर ना के अर्थ में जाता है, आप सबको पता है, अ का अर्थ ना के अर्थ में जाएगा। योग यानी जुड़ना, वहा यानी कि किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, ठीक है, किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। मतलब साथियों हिंदी भाषा के अंदर हम विसर्ग को ऐड नहीं कर सकते, वो हमारा शब्द गलत हो जाएगा। अनुस्वार को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अनुस्वार का मॉडर्न रूप हमें अवश्य मिलेगा, ठीक है, तो उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदी भाषा के अंदर ये अयोगवा ध्वनियाँ का मतलब क्या होगा, अयोगवा व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। जो भी अयोगवा व्यंजन होते हैं हमारे, ये स्वर है, और स्वर किसके साथ जुड़ता है, व्यंजन के साथ जुड़ता है। आपको बता चुका हूँ, जैसे हमने क के साथ अ जोड़ा था, ठीक है, तो यानी कि व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है। तो ये क्या है, ये अयोगवा ध्वनियाँ हैं, यानी कि अयोगवा स्वर है। तो ये अयोगवा व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ सकते, ठीक है, वहाँ पे उनका वहन नहीं होगा, अच्छा सा अर्थ नहीं निकलेगा। इसके लिए इन दोनों को हिंदी के अंदर नहीं रखा गया है। तो संस्कृत में 13 स्वर है, जबकि हिंदी में 11 क्यों है, बात समझ में आ गई। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्यों है क्यों नहीं है सारा का सारा पता करेंगे। संधि पढ़ेंगे ना, तो संधि 3 प्रकार की है, तो 3 प्रकार की क्यों होती है, बताओ भाई, पता है क्या, नहीं पता, लेकिन वहां पे देखना पता होगा कि हाँ तभी अभी संधि 3 की होगी, 6 की क्यों नहीं होगी, 8 की क्यों नहीं होगी भाई, 3 की ही क्यों होती है, ठीक है, सब पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये चीजें पता चल गई कि इनको क्यों नहीं रखा गया है। अयोगवा स्वरों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, अयोगवा व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। तो भाई ये 11 स्वर कौन कौन से हैं उनकी बात करें। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे स्वर लिखता हूँ, ठीक है, आप भी अगर आपको याद है, याद तो होगा सबको, तो आप लिखते चलिए अ आ। लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो भाई इसको छोड़ूंगा नहीं, सारा का सारा पढ़ा के जाऊंगा। उसके बाद छोटा ऊ बोला जाता है, इसको बड़ा ऊ बोला जाता है, और उसके बाद इसको री बोला जाता है, री, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, री बोला जाता है। लेकिन ये बड़ा मत लिखना, ये बड़ा क्या है, संस्कृत का है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ नहीं लिखेंगे, ये संस्कृत का है, गलत हो जाएगा, इसको लघु लिखेंगे, ठीक है। अब ये दीर्घ और लघु में क्या फर्क होगा साथियों, ये अगर ज़्यादा जाता है ना, ऐसे पूरा ह की तरह बन जाता है ना, नीचे ज़्यादा जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे दीर्घ, क्या कहेंगे, ये दीर्घ है, बड़ी री। लेकिन अगर एक छोटा सा भाग गया है ना, ऐसे छोटा सा ही जाता है, ठीक है, एक बारी, तो उसको हम कहते हैं लघु री, ठीक है। तो हमारे हिंदी के अंदर दीर्घ री ना आके क्या है, लघु री है, ठीक है, छोटा री है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आज तक पता नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अब पता होना चाहिए। ये छोटा री है, कौन सा री है, छोटा री है, दीर्घ री है, ठीक है। तो ये हमारे संस्कृत के अंदर नहीं है, हिंदी में है, ठीक है, हिंदी की बात करें, ठीक है, बड़ा री लिखेंगे तो वो संस्कृत का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ए, उसके बाद आता है बड़ा ए, ठीक है, जिसको आई भी बोलते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है ओ, उसके बाद आता है आऊ, ठीक है। ये हो गए, क्या हो गए, ये हो गए हमारे, कितने हुए अभी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 क्या है, हिंदी के स्वर है। ये 11 हिंदी के स्वर हुए या नहीं हुए, ये 11 हिंदी के स्वर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो ये र वाली है, इस पे आप क्या करोगे, प्रॉब्लम कर सकते हो, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे भूल जाओगे। ये र कौन सा है, क्योंकि क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा हिंदी का स्वर है। तो यहाँ पे आपको ये वाला र भी मिलेगा और ये वाला र भी मिलेगा, तो आप ये टिक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये संस्कृत का है और ये हिंदी का है, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान कैसे रखना, मैं यहाँ पे आपको नोट करके लिखा देता हूँ, ठीक है। कि री है वो 2 प्रकार की है, एक छोटी री है और एक बड़ी री है, ठीक है। एक छोटी री है, ये वाला अगर ऐसा लिखा जाए, एक ही आंकड़ा जा रहा है पीछे, तो वो क्या होगा, छोटी री के अंतर्गत आएगा। यानी कि यहाँ से ऐसा एक ही आंकड़ा जा रहा है तो वो छोटी री के अंदर आएगा, छोटा सा, ठीक है। मेरे से भी बड़ा बन रहा है, स्पेशली नहीं बन रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा अगर छोटा सा आंकड़ा जा रहा है तो वो छोटी री में आएगा, लेकिन अगर ऐसा बड़ा आंकड़ा जा रहा है तो वो बड़ी री के अंदर आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो अब छोटी री है, छोटी री को क्या बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, छोटा, ठीक है। ह्रस्व यानी छोटा होगा, और ये बड़ी है तो इसको बोलेंगे दीर्घ, ठीक है। क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। और ये जो ह्रस्व होता है, ठीक है, छोटी री, ये कहाँ पे होती है, छोटी री की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है।
छोटी री है वो हिंदी के अंदर होगी, बड़ी री संस्कृत के अंदर होगी। छोटी री कहाँ पे होगी? ये छोटी री जो अभी हमने यहाँ पे लिखी है ये कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं? हिंदी के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बड़ी री लिख दिया तो वो संस्कृत का हो जाएगा और आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 के बारे में भी हमने अभी बात की, ठीक है। अब री आपको कौन से प्रयोग करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब भाई क्या होता है, स्वर पढ़ लिए, स्वर की परिभाषा पढ़ ली है, स्वर होते कौन से वो पढ़ लिया है। तो अब क्या आता है? स्वरों के प्रकार। अब इनके प्रकार पढ़ने की बात आती है कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। अब क्या पढ़ना होगा हमें? अब हमें स्वरों का प्रकार पढ़ना होगा। तो भाई देखिएगा, स्वर को 3 प्रकार से मूलतः बांटा जाता है, ठीक है। 3 अलग अलग प्रकार से। पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किस आधार पर, ठीक है, आधार पर पढ़ना होगा। किस किस आधार पर, किस किस प्रकार से बांटा गया, क्योंकि इसको अलग अलग आधार पर बांटा गया, ठीक है। मात्रा और उच्चारण के आधार पर इनको अलग अलग रूप से बांटा गया, जो हम बोलते हैं। और हमारी जो ओष्ठ की आकृति होती है, होठों की आकृति, उसके आधार पर इसको अलग बांटा गया। हमारी जीभ की जो क्रियाशीलता होती है, जीभ जल्दी काम करती है, धीरे काम करती है, उसके आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया है। तालु की स्थिति के आधार पर इसको बांटा गया है, अनुनासिकता के आधार पर बांटा गया है, जाति के आधार पर बांटा गया है। यानी कि कुल स्वरों को जो बांटा गया है वो 6 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। आप कहोगे बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, कुछ लंबा नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। जितना लंबा होगा उतना फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन देगा को वहाँ से, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कहाँ से? हम तो सारा का सारा पढ़ लेंगे तो हमें याद होगा तो राइट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिव वे में नहीं सोचना है। 6 प्रकारों से बांटा जाता है और 6 प्रकारों के वापस ये 6 आधार हैं इसको बांटने के। तो पहला आधार कौन सा है? हम बात करते हैं पहले आधार की। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है। पहला इसका प्रकार कौन सा, किस आधार पर बांटा गया है? तो मात्रा या फिर हम कहेंगे उच्चारण, ठीक है। मात्रा या उच्चारण, इसके अंदर मात्राएं होती है ना, उन मात्राओं या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है, टाइम के आधार पर इसको बांटा गया। उच्चारण और मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। और इसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मैं आपको यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल लिखनी चाहूँगा कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर है, इन स्वरों को 3 प्रकारों के अंदर बांटा गया। 3 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। अभी इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बस धीरज रखिएगा भाई, ठीक है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को साथ ही, और दूसरा यहाँ से कौन सा होता है? दीर्घ स्वर, जो मैंने आपको अभी इनके बारे में तो बता दिया था भाई, ठीक है, छोटा और बड़ा। और तीसरा यहाँ से साथियों कौन सा होता है? प्लुत स्वर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या है अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये 3 प्रकार से बांटा गया। देखिए, बांटने के अलग अलग आधार है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, वो आपको कोई ना कोई हिंट देगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो भाई देखिएगा, ये तो हो गया 3 प्रकार के होते हैं। इस ह्रस्व का मतलब क्या होता है? लघु होता है। क्या होता है? लघु, यानी कि छोटा, ठीक है। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, तो इसको लघु स्वर या छोटा स्वर भी कहा जाएगा। उसी प्रकार लघु का विलोम होता है गुरु। आप सबको पता होना चाहिए लघु का विलोम क्या होता है? दीर्घ नहीं होता है, गुरु होता है, ठीक है। तो लघु का विलोम गुरु होता है, तो यार दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाएगा, यानी कि छोटा का विलोम बड़ा, इसको बड़ा स्वर भी कहा जाएगा, ठीक है, बड़ा स्वर। अब भाई देखिएगा, उसके बाद प्लुत स्वर है, तो प्लुत स्वर को कुछ नहीं कहा जाएगा, बस ये जो लिखा है यही बढ़िया है। उसके बाद देखो, ये ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे स्वर, छोटे स्वर के ऊपर कितनी मात्रा होती है? एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रा मिलेगी आपको देखने को। कितनी मात्रा? एक मात्रिक। जबकि जो बड़े स्वर होते हैं इनके अंदर साथियों द्विमात्रिक होगी, 2 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 2 मात्राएं देखने को मिलेगी। और साथियों अभी एक मात्रा मिल रही है, यानी कि इसके अंदर संधि नहीं हुई है, इनके अंदर संधि नहीं हुई है, ठीक है। ये मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके विथ एक्सपीरियंस, ठीक है। आप अच्छे से बस एक बार देखते रहिए। इनके अंदर संधि नहीं हुई, यानी कि ये मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है, लेकिन इनको संधि से बनाया गया है, 2 मात्राएं आ रही है, मतलब जोड़ा गया है, तो इनके अंदर संधि हुई है। तो ये चीजें आपको पता चली या नहीं चली? ये चीजें आपको पता चली। तो अब देखिए, हम एक एक करके इसको लेते हैं, वापस तुलनात्मक रूप से पढ़ दें कि इसमें ऐसा हो रहा है तो इसमें कैसा होगा। तो भाई देखिए, इसको मैं छोटा कर देता हूं, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको भाई तुलनात्मक रूप से यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या कैसे क्या होता है। सबसे पहले साथियों हमारे पास कौन सा आया था? ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को और क्या क्या कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। ह्रस्व स्वर को और क्या क्या कहा जाता है मैंने आपको बता दिया, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा प्रकार इसका कौन सा है? दूसरा प्रकार है साथियों इसका दीर्घ स्वर, ठीक है। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका तीसरा प्रकार साथियों कौन सा है? प्लुत स्वर, ठीक है। तो इन प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों, यहाँ से आपका स्वर का पहला टाइप है वो खत्म होगा मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो भाई देखिएगा, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे वीडियो, देखिएगा।
जो ह्रस्व स्वर है जिसको छोटा कहा जाता है। अब छोटे अक्षर कौन कौन से होते हैं? अ छोटा होता है या नहीं होता है? आ मैं जैसे जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ ना, नजर रखिएगा। अ छोटा होता है, छोटा होता है। आ बड़ा है, ऐसे बोलते जाओ और इनको अलग करते जाओ। छोटी ई छोटे में लिख दो, बड़ी ई बड़े में लिख दो, छोटा ऊ इसमें लिख दो, बड़ा ऊ बड़े में लिख दो। उसके बाद क्या होता है? ए आई। तो इनके ऊपर आप मात्रा देखो, ये संयुक्त स्वर है। एक एक किससे बना हुआ है? ये अकेला थोड़ा ही बना, ये किसी से मिलके बना हुआ है, यानी कि ये संयुक्त स्वर है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये इसके अंदर नहीं आएंगे, ये किसी और से मिलकर बनी हुई। आपको कि छोटी ई बड़ी ये नहीं है, छोटी ए बड़ी ये नहीं होता है। ए आई होता है। क्या होता है? ए और आई होता है। ए और आई होता है, यानी कि ए और आई है वो ऐसे ही किसी से मिलकर बने हुए। तो मिलके बने हुए यानी कि बड़े हैं, तो इनके अंदर मात्राएं ज्यादा होगी। तो भाई देखिएगा, और एक छोटी री जो हम क्या लिखते हैं, हमारे यहाँ पे कौन सी री होती है? छोटी री होती है। तो ये छोटी री साथियों इसके अंदर आ जाएगा ह्रस्व के अंदर। अब भाई देखिए पीछे क्या रहा? ए। तो ए किसी से मिलके बना है, दो मात्राएं होगी, हाँ, तो ये इसके अंदर आएगा। आई भी इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ओ, तो ओ भी किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद औ, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, इनको कैसे बांटा जाएगा। ह्रस्व स्वर जो छोटे होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? छोटा अ जिसको हम अ ही बोलते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री, ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7 होगी। कितनी होगी? टोटल 11 होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। लेकिन इन 7 में से भी एक कंडीशन है भाई, ठीक है। कौन कौन सी? इसी के अंदर कुछ संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से? 4 संयुक्त स्वर आते हैं इसी के अंदर। ए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए ओ औ, ठीक है। ये 4 है ना, ये 4 क्या है? ये जो 4 आए हैं यहाँ पे, ये 4 ये संयुक्त स्वर है। ये कैसे स्वर है? ये संयुक्त स्वर है, किसी न किसी दूसरे स्वर से मिलकर बने हुए, यानी कि इनके अंदर संधि हुई है। ये किसी दूसरे स्वर से मिलकर बने हुए। कौन? ए आई ओ औ, ये 4 है वो किसी दूसरे स्वर से मिलकर बने हुए हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद कहोगे सर जी प्लुत स्वर क्यों लिखा है? साथियों, जब तक किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित नहीं किया जाए तब तक वह प्लुत स्वर का रूप धारण नहीं करता है। ओम बोलते हो आप, ओम। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको लंबे टाइम तक बोला जाता है, लंबे समय तक किसी स्वर को उच्चारण करना, ठीक है। किसी स्वर का लंबे समय तक उच्चारण करना, लंबे समय तक अगर आप उस स्वर का उच्चारण करते हो, ठीक है, लंबे समय तक उच्चारण करना, किसी भी स्वर का आप लंबे समय तक उच्चारण करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। यहाँ से सारी डिटेल आपकी कंफर्म हो गई, एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको और थोड़ा सा एक इसका अंदर हिंट रहा है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, प्लुत स्वर किसे कहेंगे? लंबे समय तक अगर किसी स्वर का उच्चारण करें तो वो प्लुत स्वर होगा। जैसे ओम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ओम, ये वाला ओम, ओम भू, ऐसे। तो कोई क्या करता है? सिर्फ ओम बोलता है, ओम, ऐसे लंबे समय तक बोलता है। आप बोल के लिखिएगा, तो ये लंबे समय तक बोलोगे तो ये प्लुत स्वर के अंदर आ जाएगा। किस स्वर के अंदर आएगा? प्लुत स्वर कहेंगे फिर हम इसको, ठीक है। ये फिर प्लुत स्वर के अंदर आ जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब मात्रा के आधार पर थे, ठीक है, और उच्चारण, तो उच्चारण के आधार पर तो हमने इनको अलग अलग कर दिया कि भाई ये छोटा है, ये बड़ा है। मात्रा के आधार पर क्या भाई? तो चाहती हूँ ह्रस्व स्वर है आपके यहाँ पर कितनी मात्रा दिख रही है? आप कहोगे हमें तो एक भी नहीं दिख रही है। साथियों, एक भी मात्रा नहीं दिखती है, तो यहाँ पे एक मात्रा है, ठीक है। ऐसों के अंदर क्या होती है? एक मात्रा होती है, ठीक है। आपको मात्रा नहीं दिख रही, लेकिन ये आंकड़ा है, ये मात्रा, ये ई खुद मात्रा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मात्रा होगी। ह्रस्व स्वर में मात्रा कितनी होगी? एक होगी, ठीक है। और एक मात्रा को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये इसका संकेत है एक मात्रा का, ठीक है। लेकिन दीर्घ स्वर की बात करें तो यहाँ पे आपको कितनी मात्राएं दिखेगी? 2 मात्राएं दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन के अंदर लिखा था कि द्विमात्रिक कहते हैं इसको, जबकि ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहते थे, यानी कि एक मात्रा वाला। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते थे, यानी कि 2 मात्रा वाला। तो यहाँ पे आपको 2 मात्राएं दिखेगी। मात्राएं कितनी होती है? मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे मात्रा कितनी होती है? मात्रा 2 होती है। यहाँ पे मात्रा कितनी होती है? 1 होती है। इस 2 मात्रा को ऐसे इस प्रतीक से डोनेट किया जाएगा, लिखा जाएगा। कैसे? इससे, एस से, ठीक है। इस एस का मतलब होता है इसके अंदर 2 मात्राएं। और भाई देखिएगा, जो ये प्लुत स्वर है इसके अंदर कितनी मात्रा होती है? तो 2 से अधिक मात्राएं आपको जहां भी मिले, 2 से अधिक मात्राएं, 2 से अधिक मात्राएं आपको जहां भी मिले उसको हम कहेंगे प्लुत स्वर। कितनी मात्रा? 2 से अधिक मात्रा हो रही है अगर किसी स्वर के अंदर, ठीक है। स्वर की बात कर रहा हूं, आप मत कर देना कमल 3 मात्रा आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे स्वर की बात कर रहा हूँ। उस स्टेप को हम समझेंगे, मात्राओं को गिनना सीखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने के रखना होगा। यहाँ पे अभी आपको ध्यान रखना है कि स्वरों को मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ह्रस्व स्वर जिसके अंदर छोटा
छोटी ई, ऊ और छोटी री आती है, जिसमें एक एक मात्रा होती है। इनको लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाएगा भाई, ठीक है। और उसके बाद दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर के अंदर क्या होगा, दीर्घ स्वर के अंदर साथियों क्या होगा, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, 4 यानी कि शुक्त और बाकी वाले 3 ये, ठीक है, 7 हो जाएंगे टोटल। और इनके अंदर 2 मात्रा होगी। और प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर को लंबे समय तक अगर किसी स्वर का उच्चारण किया जाए तो वो प्लुत का रूप धारण कर लेता है और यहाँ पे 2 से अधिक मात्रा होगी। मैंने आपको ओम का उदाहरण देके समझा लिया। तो ये स्वरों का पहला प्रकार था। ये स्वरों का कौन सा प्रकार था, पहला प्रकार। अब बात करते हैं स्वरों के दूसरे प्रकार की। तो साथियों दूसरा प्रकार होता है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। जब हम बोलते हैं तो हमारा होठ किस प्रकार से आकृति बनाता है उसके आधार पर भी भाई स्वरों को बांट दिया है, ठीक है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, जो हमारा ओष्ठ है, होठ, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। पहले हमने किसके आधार पर देखा, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। मैंने कहा था 6 टाइप से बांटा गया है। तो पहले हमने देखा है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब हम देखेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर साथियों स्वर है वो 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट परिभाषा भी लिखते हैं उनकी, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। साथियों 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। आपका होठ किस प्रकार से होता है उसी 2 प्रकार पे हम इसको रखेंगे। एक तो होठ अगर हम बोलते हैं तो गोल होता है हमारा होठ, वर्ताकार। जैसे ऊ बोलो भाई, ऊ बोलो, होठ गोल हुआ या नहीं हुआ, होठ गोल होगा। यानी कि एक तो वर्ताकार होता है, ठीक है। और इस वर्ताकार को हम क्या कहेंगे, इस वर्ताकार का दूसरा नाम लेंगे व्रतमुखी, ठीक है। हमारा मुख है वो व्रत की तरह बन जाता है, ठीक है, व्रतमुखी, ठीक है। तो पहला टाइप तो हो गया वर्ताकार या व्रतमुखी, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है अवर्ताकार, जिसके अंदर व्रत नहीं बनता है, ठीक है। हमारे मुंह है वो व्रत की तरह गोल नहीं बनता है, यानी कि अव्रतमुखी होता है, अव्रतमुखी। इन 2 प्रकार से इसको बांटा जाता है। एक तो व्रतमुखी होगा, एक अव्रतमुखी होगा। तो बहुत ही अच्छा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। इसको समझ लो भाई, एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। ये बेसिक है, यहाँ से अभी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन अगर ये आपने समझा नहीं तो आपके संधि के अंदर बाद में दिक्कत आएगी। आपको संधि हार्ड क्यों लग रही है, बस प्रॉब्लम यही है, यहाँ से आप अच्छे से नहीं समझते हो। वर्णमाला है, इसको अगर बेसिक से समझ लो तो संधि हार्ड नहीं लगेगी, और संधि से तो प्रश्न आना तय है, ठीक है। तो उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें इसको समझना होगा। तो साथियों देखिए, वर्ताकार और व्रतमुखी के अंदर कितने आएंगे, 4 आएंगे। बोलो, जहां पे आपका मुंह व्रत हो रहा है वहां पे रुक जाओ, उसको नोट करो। तो अ के अंदर व्रत नहीं हो रहा है तो अवर्त में, आ में व्रत नहीं हो रहा है, आ, ई बोलो व्रत नहीं हो रहा है, बड़ी ई बोलो व्रत नहीं हो रहा है, ऊ, हाँ छोटा ऊ व्रत हुआ, बड़ा ऊ व्रत हुआ या नहीं हुआ, हुआ। उसके बाद ए, तो ए के अंदर क्या व्रत हुआ, नहीं हुआ। आई व्रत नहीं हुआ। री, तो री में भी हमारा मुंह है वो व्रत नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद री के बाद ओ, हाँ ओ के अंदर देखिए होड़ थोड़ा सा ऊपर गया और व्रत की तरह बना। आऊ, हाँ आऊ के अंदर भी देखिए व्रत हो रहा है। इनकी साथियों जहाँ पे हमारा मुख है वो व्रत की तरह बन रहा है, ऐसे बोलते जाओ और नोट करते जाओ। जहाँ पे हमारा मुंह व्रत की तरह बन रहा है उसको हम कहेंगे व्रतमुखी स्वर, और जहाँ पे व्रत की तरह नहीं बन रहा है उसको कहेंगे अव्रतमुखी स्वर, ठीक है, या अवर्ताकार। तो साथियों वर्ताकार स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊ ओ औ, ऊ ओ औ, इनको हम बोलते हैं तो हमारा होठ है वो व्रत की तरह बन जाता है। लेकिन अवर्ताकार या अवर्तमुखी की बात करें तो 7 होते हैं, जिनको बोलने पर हमारा होठ है वो किसी प्रकार से व्रत की तरह नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब भाई देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, विदेशी भाषा के कुछ स्वर आए हमारे यहाँ पे। कौन से, विदेशी भाषा के कुछ स्वर हैं, तो उनको हम पहले देख लेते हैं। विदेशी स्वर या फिर जिसको कहेंगे आगत, जो कहीं और से आए हुए हैं, विदेशों से आए तो विदेशी स्वर, आगत स्वर या फिर गृहीत स्वर जिनको हमने ग्रहण कर लिया है वो हमारे नहीं है, ठीक है। तो ये विदेशी स्वर, आगत स्वर या गृहीत स्वर क्या होता है, जिनको हम मेहमान भी कह सकते हैं। क्या है, मेहमान स्वर है, ठीक है, कहीं और से आए हुए हैं, मेहमान स्वर, ठीक है, हमारे नहीं है भाई। विदेशी है, आगत है, गृहीत है या मेहमान स्वर है, इनको हम कह सकते हैं। तो ये कौन सा है साथियों, आपने देखा होगा ऐसे ऊपर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, ऐसे। एक तो ये होता है और एक ये होता है। इसको कहेंगे बिंदी नहीं है अंदर, इसके अंदर बिंदी नहीं है तो इसको हम कहेंगे अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहेंगे, अर्धचंद्र बिंदु। लेकिन अगर बिंदी है तो इसको हम कहेंगे चंद्र बिंदु, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्धचंद्र बिंदु की, जो क्या है, विदेशी है, हमारा नहीं है, ठीक है। विदेशों से यहाँ पे आ गया भाई, ठीक है, बड़ी हिम्मत की इसने, ठीक है। तो ये है, इसको लिखने का तरीका है ये, ठीक है। आ लिख दो आप, क्या करो, आ लिख दो भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, आप आ लिख दो, ठीक है। और इसके बाद ऊपर क्या करो, सिर्फ ये ही करना है। अगर अंदर बिंदी की तो वो तो पूर्ण हो जाएगा चंद्र बिंदु, ठीक है। लेकिन अंदर बिंदी नहीं करनी है, नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहेंगे,
अर्ध चंद्र बिंदु कहेंगे। तो ये अर्ध चंद्र बिंदु है, ये विदेशी है, क्या है, विदेशी है। लेकिन हमने अभी मेरे को क्या पता चला, मैंने इसका उल्लेख क्यों किया, ये वर्ताकार स्वर केंद्र आएगा। किस केंद्र आएगा, वर्ताकार स्वर केंद्र आता है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे, यानी कि इसको हमने अलग पढ़ा। अगर वहाँ पे हम इसको क्यों, ये हमारे स्वर केंद्र तो नहीं है, हमारे स्वर तो 11, ये तो विदेशी स्वर है, ठीक है। तो हाँ ये विदेशी स्वर है, लेकिन ये क्या है, वर्ताकार है, ठीक है। तो इसको हम वहाँ पे तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये एक ऐसा विदेशी स्वर है जो हमारे बाकी जो ऊ ओ आउ है, उसी प्रकार ये चंद्र बिंदु है। इसका अब आपको गया सर इसको बोलेंगे कैसे चंद्र बिंदु को, लेकिन आपको ध्यान रखना ये एक वर्ताकार स्वर है, ठीक है। तो साथियों ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कि ये एक कैसा स्वर है, ये एक वर्ताकार स्वर है। तो आशा करता हूँ साथियों अभी तक का आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। साथियों अगर इससे आगे बात की जाए तो हमारा तीसरे प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि हमारी जो जीभ है ये किस प्रकार से कार्य करती है, इसके आधार पर स्वरों को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले हम कहेंगे ये 3 टाइप्स के अंदर बांटा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। 3 भागों के अंदर इसको बांटा जाता है, 3 प्रकारों के अंदर इसको बांटा जाता है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं साथियों, पहला हम कहेंगे अग्रस्वर, यानी कि जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उनको कहते हैं अग्रस्वर। और दूसरा है मध्यस्वर, जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जाएंगे उनको कहेंगे मध्यस्वर। और तीसरा प्रकार है यहाँ से पक्षस्वर, यानी कि जो जीभ के पीछे वाला भाग होता है ना, सबसे लास्ट एंडिंग छोर, जहाँ से हमारे गले का ये आप देख सकते हो जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहेंगे पक्षस्वर, जो पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। तो भाई देखो अब एक एक को बोल के देखो और हम इसको अलग अलग करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाते हैं। देखिएगा अग्रस्वर, अग्र, अ बोलो, अ कहाँ से आ रहा है, अ आपको बीच के अंदर से आ रहा है, अ बीच में आ रहा है साथियों, मध्य के अंदर आ जाएगा अ। उसके बाद आ बोलो, आ पीछे जोर पड़ रहा है, बिल्कुल हाँ, जबान के पीछे वाले भाग से आ रहा है आ। ई आगे आया नहीं रहा है, जबान आगे से थोड़ा सा जोर से बोलोगे तो कंपन भी करेगी। ई यानी कि ई है वो आगे से आ रहा है, तो छोटी ई और बड़ी ई वो आगे वाले अग्रस्वर के अंदर आएंगे, छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद ऊ बोलो, ऊ पीछे वाली जबान से आ रहा है, यानी कि ऊ बड़ा ऊ, ये भी पीछे वाले पच स्वर से हो जाएगा। उसके बाद ए, तो ए आगे वाले से आ रहा है, आप सबको पता चल गया, ए आगे वाले से आ रहा है। उसके बाद ओ पीछे वाले से आ रहा है, जबान के पीछे वाले भाग से, और आउ भी जबान के पीछे वाले भाग से आ रहा है। बस भाई आपका यहाँ से क्लियर हो गया। इस प्रकार आप इनको छांटिएगा, ये 5 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। जबान के अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर अग्रस्वर की संख्या कितनी, 5, मध्य स्वरों की 1 और पच स्वरों की संख्या कितनी है भाई, 5 और 1 6 हो गए, तो पीछे 5 रहे, 11 हो जाएंगे स्वर टोटल। यानी कि साथियों देखिए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। अग्रस्वर आप ऐसे करो, इसको लिखने का तरीका देखो, याद नहीं रहता है ना, ये पता नहीं चल पाता है कि जीभ के किस भाग से हम बोल रहे हैं। तो मध्य स्वर के अंदर अ को बिठा दो, फिर आ को एक को इधर लिखो, तो ई दोनों को उधर लिखो। तो वहाँ पे अब 2 लिखे तो वापस यहाँ पे 2 लिखो, ऊ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे भी 2 लिखो, ए आई, और यहाँ पे वापस 2 लिख दो, ओ आऊ। यानी कि देखिए स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या करना, याद रह जाएंगे भाई, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये लिखने वाला भूल जाओगे, ठीक है। बीच में अ लिख दिया, अब नीचे आ जाओ, आ लिखा, यहाँ पे एक बार 2 मात्रा है तो आप वहाँ 2 शब्द लिखो, ई और ई। उसके बाद यहाँ ऊ, यहाँ ए आई, यहाँ ओ आउ, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये था जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि स्वर का तीसरा टाइप। अब बात करते हैं स्वर के चौथे प्रकार की, कि स्वर का चौथा प्रकार किस प्रकार से होता है। साथियों बात करें अगर चौथे आधार पर, जिसके आधार पर स्वरों को बांटा जाता है, तो वो होता है तालु की स्थिति के आधार पर, ठीक है। जो तालु होता है, तालु की स्थिति, यानी कि जब हम बोलते हैं स्वरों को तो तालु की क्या स्थिति होती है, खुला रहता है या बंद रहता है, उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को साथियों 4 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं अभी इस पे बात करते हैं। सबसे पहला होता है साथियों संवृत स्वर, नाम दिया गया बांट के, क्या नाम दिया गया है, संवृत स्वर, ठीक है। संवृत स्वर दे दिया, ये थोड़ा सा बोर्ड ऐसे रह गया, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे घुमाया जाता है एक ही बिंदु पे तो यहाँ पे कलर शो होने लगते हैं, ठीक है। संवृत स्वर यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो तालु होगा वो बंद रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रकार है अर्ध संवृत, देखिए संवृत हुआ तो अब इसको वापस आधा बनाओ, अर्ध संवृत यानी कि आधा बंद रहेगा, ठीक है, अर्ध संवृत हो गया। इसी प्रकार साथियों आता है विवृत, संवृत का विलोम होगा विवृत, ठीक है, यानी कि खुला रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा विवृत स्वर। विवृत स्वर के अंदर क्या होगा, तालु खुला रहेगा, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं कैसे खुला रहेगा कैसे बंद। चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर, कौन सा हो जाएगा, अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा, जिसके अंदर आधा खुला रहेगा भाई, ठीक है। तो अब देखिएगा
इनके अंदर क्या होता है अभी हम इनको देखते हैं। देखिए आप बोल के यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। बोलो आप अ के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आधा खुला रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपका तालु है वो आधा खुला रहता है, उसके बीच थोड़ा सा गैप रहता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अर्ध विवृत के अंदर। आ बोलो, आ के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, मुंह को भी थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। आ बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मुंह को भी थोड़ा सा खोलना पड़ता है, यानी कि ये खुला रहता है, तो आ इसके अंदर आ जाएगा विवृत स्वर के अंदर। उसके बाद ई देखिए छोटी ई और बड़ी ई बोलिए आप। ई जबान के पिछले वाले हिस्से पे आपको जोर देना पड़ रहा है, यानी कि आपको तालु को बंद करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई है वो किसमें आ जाएंगे, संवृत स्वर के अंदर आ जाएंगे। ई बोल के देखिएगा मेरे साथ साथ, आपको पता चलता रहेगा। उसके बाद ऊ तो ऊ भी इसके साथ आ रहा है, यहाँ भी जबान के पिछले हिस्से पे जोर देके हमें बोलना पड़ रहा है ऊ। उसके बाद ए के अंदर देखिए थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ता है, जबान को हम पीछे की तरफ लाते हैं। आप ऊ बोलो फिर ए की तरफ आप ध्यान रखना, जबान थोड़ी सी पीछे आएगी, जैसे ऊ ए, यानी कि थोड़ा सा मुंह खुलेगा। तो ए है वो थोड़ा सा खुलेगा, यानी कि अर्ध संवृत है, थोड़ा बंद रहेगा थोड़ा खुलेगा, तो ए इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आई की बात करें, ठीक है, तो ए यानी कि आधा खोलना पड़ेगा आधा बंद रहेगा, इसके अंदर आ जाएगा ए। उसके बाद ओ की बात करें तो ओ अर्ध संवृत के अंदर आ जाएगा ओ, ठीक है। ओ कहाँ आएगा, अर्ध संवृत के अंदर। तो औ की बात करें तो औ है वो अर्ध विवृत में आएगा, आधा खुला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आधा विवृत, यानी कि अर्ध विवृत औ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से आपको इसको भरना है, मैंने आपको जो समझाया तरीका वो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न नहीं आएगा, बेसिकली हमें समझना है। अभी तक नहीं आया है लेकिन हो सकते कभी साथियों आ जाए, ठीक है। हाँ, कह नहीं सकते, तो आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा, ठीक है। संवृत स्वर किसे कहेंगे, ई ऊ संवृत है, अर्ध संवृत ए ओ है, विवृत है आ, और अर्ध विवृत स्वर है ए औ, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, आप बोल के पता करके भी इनको लिख सकते हो। अब साथियों ये था हमारा चौथा टाइप्स। अब बात करते हैं पांचवें प्रकार की, कि स्वरों को मैंने कहा था कुल 6 आधार पर बांटा गया, तो पांचवा आधार की बात करते हैं हम, कि 4 आधारों की हम बात कर चुके, पांचवा आधार कौन सा है साथियों, अनुनासिकता के आधार पर। जो आपका अनुस्वार होता है अनुनासिक होता है, ठीक है, अनुस्वार, तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। साथियों देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, इस आधार पर एक तो होते हैं अनुनासिक स्वर और एक होते हैं निर्नुनासिक स्वर, यानी कि एक तो अनुनासिक है जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, एक नहीं है। देखिए कैसे, ये जो ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे स्पेशली समझाना चाहूँगा अच्छे से बना के भाई, ठीक है। देखिएगा ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, अब यहाँ तो पॉइंट बनना मुश्किल है, थोड़ा बड़ा बनेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये पूरा मतलब ऐसे ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, ठीक है। मेरे यहाँ पे कलर आएगा क्योंकि मैंने बता दिया इसका ये सिस्टम किया हुआ है, ठीक है। हाँ, कलर लेना होता थोड़ा सा पेन को मोड़ देना पड़ता है। तो देखिएगा ये ऐसा बिंदु होता है ना, ऐसा बिंदु, ये मैं जो टिक कर रहा हूँ ये बिंदु आपको दिखा इस कोष्टक के अंदर, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये इस कोष्टक के अंदर वाला बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है। तो ये अनुस्वार का तद्भव होगा, ठीक है, अनुस्वार है, ठीक है। जो अनुस्वार है, अनुस्वार का तद्भव रूप है हमारे यहाँ पे प्रचलित है, वो कौन सा है, देखिए जो अनुस्वार है, इस साथियों अनुस्वार का एक तद्भव रूप होता है अनुनासिक। कौन सा, तद्भव रूप। अनुस्वार का जो तद्भव रूप होता है वो तद्भव रूप कौन सा होता है, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है, वही आपका चंद्र बिंदु वाला, ठीक है, वही जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, अनुनासिक होता है ये वाला, ठीक है। अंदर बिंदु है चंद्रमा की तरह बना हुआ, तो ये होता है। तो इस आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं दो भागों के अंदर, दो प्रकार के अंदर बांटा गया है। किस किस के अंदर साथियों, पहला यहाँ से हो जाएगा निर्नुनासिक स्वर, यानी कि जिसके अंदर अनुनासिक नहीं है, निर्नुनासिक। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया, निर्नुनासिक, यानी कि बिना अनुस्वार वाला। देखिए एक तो अनुनासिक है और एक निर्नुनासिक है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंपेयर करके समझ सके। अनुनासिक के अंदर मैंने क्या कहा, ये चंद्र बिंदु आएगा, क्या आएगा, ये चंद्र बिंदु आएगा, वो अनुनासिक होगा। जिसमें चंद्र बिंदु नहीं आ रहा वो निर्नुनासिक होगा। यानी कि साथ लिखिएगा, आप चंद्र बिंदु कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, आप कहोगे हम अ पे चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, आ पे चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, और कहाँ लगा सकते हो, छोटी ई पे चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई पे लगा सकते हो क्या जी, बड़ी ई के साइड के अंदर देखिए अब यहाँ पे चंद्रमा लग के डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद छोटे ऊ पे भी हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं और बड़े ऊ के बीच भी ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। तो जिनके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया यानी कि अनुनासिक है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहेंगे, तो वो तो हो जाएगा अनुनासिक स्वर, ठीक है। और इसी को अगर हमने ऐसे ही सिंपल वे में लिख दिया कि अ आ ई ऊ यानी कि चंद्र बिंदु नहीं लगाएं तो इनको कहेंगे निर्नुनासिक। यानी कि अगर हम किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो तो हो जाएगा
अनुनासिक, चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहेंगे, ठीक है, अनुस्वार कहेंगे, ठीक है। अनुस्वार का तद्भव रूप है, यानी कि वो जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से बना हुआ है तद्भव। आप तत्सम तत्सम समझते होंगे, जो संस्कृत के शब्द से उनके वापस हिंदी के शब्द बने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार है, जो अनुस्वार है उसका तद्भव है अनुशासिक, अनुनासिक। तो जहाँ पे अनुस्वार लगा, अनुनासिक शब्द लिखा हुआ है, वो जो चंद्रबिंदु लगा हुआ है उसको तो कहेंगे अनुनासिक स्वर, और जहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं लगा हुआ है उनको कहेंगे निर्नुनासिक स्वर। तो ये चीज़ तो साथियों आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके छठे प्रकार की, ठीक है। स्वर का छठा टाइप कौन सा है, छठे प्रकार पर इसके किस आधार पर इसको बांटा जाता है, इसको देखिएगा। छठा टाइप यहाँ से कौन सा हो जाएगा, छठा प्रकार यहाँ से हो जाएगा जाति के आधार पर। स्वरों को जाति के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा जाता है। स्वरों को जाति के आधार पर साथियों दो भागों के अंदर बांटा जाएगा, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय, और सजातीय को दूसरा नाम देंगे तो सजातीय, यानी कि समान जाति के, ठीक है। सजातीय, समान जाति कैसे, जैसे अ और आ है, ई और ई है, ठीक है। और एक हो जाएगा विजातीय, यानी कि जाति अलग अलग है, असमान जाति, असमान जाति। विजातीय यानी कि जाति अलग है, असमान जाति। देखिएगा, सजातीय और विजातीय क्या हो जाएंगे, अ है, इसी अ का ही समान रूप होता है आ, आप सबको पता है। छोटी ई है, इसी के जैसा एक और होता है बड़ी ई। छोटा ऊ है, इसी के समान एक और होता है बड़ा ऊ। तो इनकी जातियां समान है, किस किस की, अ और आ की जाति समान है, ई और ई की जाति समान है, ऊ और ऊ की जाति समान है। तो ये किसके अंदर आएंगे, ये सजातीय के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये किसके अंदर आएंगे, ये सजातीय के अंदर आ जाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद विजातीय की बात करें तो जाति असमान है। जैसे मैं बात कर दूं अ और ए की, तो क्या अ और ए की जाति समान है, क्या नहीं है समान, यानी कि इनकी जाति असमान है, तो ये असमान के अंदर आ जाएंगे, और जिनकी जाति समान है वो समान के अंदर आ जाएंगे। तो साथियों जाति के आधार पर किस प्रकार से बांटा जाता है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने आपको 6 टाइप्स बताया, 6 के 6 टाइप्स में रिवीजन भी कराऊंगा आपको भी, ठीक है। जाति समान है, स्पेशली दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए अगला टाइप्स यहाँ से क्या हो जाएगा। अब टाइप्स तो पूरे हो गए। अब साथियों हमने पढ़ा है स्वर, तो स्वर को हमारे को पूरा पूरा कंप्लीट करना है, और हमने कंप्लीट किया है। कैसे होता है, क्या नहीं होता, कितने स्वर होते हैं, क्या है क्या नहीं, सारा का सारा पढ़ा है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर अब स्वर पढ़ा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे और होती है, सिर्फ 2 होते हैं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्धस्वर, अर्धस्वर जिनको आधा स्वर माना जाता है। एक तो अंग्रेजी, हिंदी का, ठीक है, अंग्रेजी कैसे आ रही है यार। एक तो हिंदी का हमारा जो ये है, ये और एक व, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। हाईलाइट कीजिएगा, 5 स्टार कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन छपे तो बहुत से कम लोगों को पता होता है कि यहाँ पे जो अर्धस्वर है वो ये और व को अर्धस्वर कहा जाता है। हिंदी के अंदर कितने अर्धस्वर होते हैं, स्वर तो 11 होते हैं, आप सबको पता है, लेकिन अगर अर्धस्वर की बात की जाए तो वो 2 होते हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं, ये और व। तो साथियों आप ये चीज़ याद रखेंगे कि हिंदी के अंदर अर्धस्वर है वो 2 होते हैं, ये और व। तो साथियों देखिएगा, आज हमने स्वर पढ़ा, कल हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने स्वर पढ़े। स्वर के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिएगा। मूल भाषा के अंदर 13 स्वर थे, हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर है। दोनों को क्यों हटाया गया, क्योंकि वो अयोग्य थे। किस किस को हटाया गया था, तो एक तो हटाया गया था अनुस्वार को, और एक हटाया गया था विसर्ग को, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद स्वर 11 होते, तो हम 11 स्वरों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इन स्वरों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल इनको 6 आधारों पर हमने बांटा था। 6 आधारों पर इसके प्रकार पढ़े। 6 आधारों के अंदर सबसे पहला पढ़ा हमने मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने कितने पढ़े, मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने पढ़े 3 प्रकार के स्वर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसके बाद मैंने आपको ये कौन कौन से हैं वो सब बताया। उसके बाद हमने पढ़ा ओष्ठ की आकृति, हमारा होठ है, इसकी आकृति के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़े जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़े तालु की स्थिति के आधार पर। उसके बाद पढ़े हमने अनुनासिकता के आधार पर, बहुत ही सिंपल से थे भाई ये, ठीक है। उसके बाद पढ़े हमने जाति के आधार पर। तो इन 6 टाइप्स के आधार पर हमने स्वर को पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 है वो अर्धस्वर होते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन ही आने चाहिए भाई, जो पता नहीं होते बहुत कम लोगों को, तभी पता चलेगा वास्तव में मेहनत कौन करता है। तो ये और व, ये 2 क्या होते हैं, ये 2 अर्धस्वर होते हैं। तो साथियों ये आज हमारा स्वर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब साथियों देखिएगा, अब यहाँ से व्यंजन शुरू करें तो 5-10 मिनट का टाइम रहा है हमारे पास 1 घंटा होने में, तो क्या थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि 1-2 हम व्यंजन की परिभाषा लिखा दें और फिर कल से शुरू करें। नहीं तो कल हम व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल संयुक्त वगैरह जितने भी होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजनों का भी हम वर्गीकरण करेंगे, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, हिंदी के फिर व्यंजन पढ़ लेंगे, और वापस में साथ में हिंदी के दूसरे भी वर्ण होते हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि कल साथियों हमारा व्यंजन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा शब्दकोश के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो शब्दकोश पढ़ेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट टॉपिक आता है जो वर्ण विचार। वर्ण से विचार से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ
3 या 4 क्लासेज के अंदर जितना भी पढ़ाया है वो सारा का सारा आप अच्छे से समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। और इस भाग से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।